friends, how are you all? I'm Valiant. Today I'm going to discuss previous questions of July 2018 part 2. In the previous sessions, we have completed part 1. So now it is the last session for the July 2018 questions. And it is very important for your upcoming exam. In Hull's reinforcement theory, which of the following was postulated as intervening variable? तो आपको बताना है कि according to Hull's की जो reinforcement theory थी, उसके हिसाब से intervening variable कौन सा था? तो एक बार देख लेते हैं थ्योरी को। जो हमारी हर्ल्स की ड्राइव थ्योरी थी, अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था एंड द नेक्स्ट वन इज इंटरवेनिंग वेरिएबल एंड द लास्ट वन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या था कि स्टिमुलस जो था सिस्टमैटिकली मैनिपुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंटर, वो सिस्टमैटिकली आराम से मैनिपुलेट कर लेता है एक्सपेरिमेंटर। उसमें क्या क्या चीज हम देखने के लिए मिलती है? that the amount of work, stimulus intensity, number of reinforcing मैग्नीट्यूड ऑफ रीइंफोर्समेंट, ये सब चीजें हमें किसमें देखने के लिए मिलती है? डिपेंडेंट वेरिएबल में। एंड द सेकंड वन इज इंटरवेनिंग वेरिएबल। अब ये क्या होता है? देखो, ये जो होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व तो नहीं किया जा सकता एक्सपेरिमेंट के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जरूर होता है, लेकिन डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं होता। अब इसमें क्या चीज आती है? हैबिट स्ट्रेंथ, रिएक्टिव इनिबिशन, कंडीशनड इनिबिशन, इफेक्टिव रिएक्शन पोटेंशियल या फिर एक्साइटेटरी पोटेंशियल। आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे? इंटरवेनिंग वेरिएबल। अब इंटरवेनिंग वेरिएबल इनमें कौन सा आता है? एक्साइटेटरी पोटेंशियल। तो हमें बहुत इजीली पता चल गया कि क्या है हमारा आंसर। भी हम देख लेते हैं। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें क्या क्या चीजें आएंगी आपकी? एम्पलीट्यूड ऑफ बिहेवियर, रिस्पांस लेटेंसी, नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड द रिस्पांस प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से अगर आप इस चार्ट को एक बार याद कर लेंगे तो अगर कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो आपके लिए आंसर देना आसान हो जाएगा। तो द आंसर इज एक्साइटेटरी पोटेंशियल। यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार कराया जा चुका है, मैंने खुद ही कराया है। ये मोस्टली हर साल रिपीट होता है किसी ना किसी फॉर्म में। आपको पता है कि फर्स्ट को क्या दिया? ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर्स दिए, ट्रेनिंग प्रोसीजर्स दिए हैं, और किस तरह ट्रेनिंग होगी आपको बताना है। क्यू क्या है? प्रेजेंट एब्सेंट है, रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रिस्पांस बन रहा है या विदहेल्ड है। तो यहाँ पे हमें 3-4 ट्रेनिंग्स दी हैं, और मैंने जो आपको बताया था इसमें क्या बताया था? एक शॉर्ट यहाँ ले लेते हैं। मैंने इसकी की पॉइंट बनाया हुआ है, जो हमें भी हमारे टीचर ने की पॉइंट तरीके से हमें बताया था, तो हमारे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। वही चीज मैं आप लोगों को डिस्कस कर रही हूँ। रॉड ईपीए, दैट मींस रिवॉर्ड, ओमिशन, डिस्क्रिमिनेशन, एस्केप, ट्रेनिंग, पनिशमेंट, एक्टिव अवॉइडेंस। अंडरस्टूड? अब रॉड पे हमने कौन से पार्ट्स ले लिए? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब जहां पर रिवॉर्ड, ओमिशन और डिस्क्रिमिनेशन आएगा वहां पर क्या होगा? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा, राइट? और जहां पर आपका एस्केप, पनिशमेंट एंड एक्टिव अवॉइडेंस आएगा वहां पे आपका कौन सा रीइंफोर्समेंट होगा? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा। ठीक है। अब जहां पर आपका डिस्क्रिमिनेशन आएगा और एक्टिव अवॉइडेंस आएगा, मतलब यहाँ पर आपकी जो क्यू है वो प्रेजेंट है, क्यू है वो प्रेजेंट है। लेकिन ईपी में और आरओ में यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी? क्यू एब्सेंट हो जाएगी, क्यू एब्सेंट हो जाएगी। ईपी में भी आपकी जो क्यू होगी वो एब्सेंट हो जाएगी, लेकिन सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन और एक्टिव अवॉइडेंस में आपकी जो क्यू होगी वो प्रेजेंट होगी। ठीक है। बचता है ओमिशन। ओमिशन में और पनिशमेंट में रिस्पॉन्स कैसा होगा आपका? हेल्ड। रिस्पॉन्स विदहेल्ड, बाकियों में रिस्पॉन्स बनेगा, दैट मींस रिस्पॉन्स मेड होगा, लेकिन ओमिशन में और इसमें आपका रिस्पॉन्स जो होगा वो विदहेल्ड होगा। इस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हम जानते हैं रिवॉर्ड ट्रेनिंग में आपका क्या मिलेगा। रिवॉर्ड ट्रेनिंग में आपका क्या होगा? यहाँ लिख लेते हैं। तो रिवॉर्ड ट्रेनिंग में आपका क्या होगा? रिवॉर्ड ट्रेनिंग में आपका फर्स्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट, आप बहुत इजीली देख सकते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। हमें पता है इस वाले पार्ट में पूरा क्या है हमारा? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। देन क्यू बताइए, क्यू क्या होगी? क्यू आपकी एब्सेंट होगी, क्योंकि क्यू किस में प्रेजेंट होती है? डी में। आरओ में क्या होगी? क्यू आपकी एब्सेंट होगी, क्यू आपकी एब्सेंट होगी। जब क्यू आपकी एब्सेंट होगी तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? यहाँ पे बनेगा, क्योंकि विदहेल्ड किस में होता है? सिर्फ ओमिशन में। रिवॉर्ड में रिस्पॉन्स बनता है आपका। इसी तरह से फिर हम बात करते हैं एस्केप ट्रेनिंग की। अब हम एस्केप ट्रेनिंग ले सकते हैं अपनी। एस्केप ट्रेनिंग में क्या करेंगे हम? एस्केप ट्रेनिंग में आपका बनेगा, दैट मींस आपका ये वाला पार्ट आता है एस्केप ट्रेनिंग में। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गया यहाँ पे हमारा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। क्यू आपकी यहाँ पर क्या होगी? एब्सेंट होगी, सेम।
क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में क्यू किस में प्रेजेंट है, सिर्फ एक्टिव अवॉइडेंस में। और ई में क्या है, रिस्पॉन्स भी आपका मेड होगा, विदहेल्ड किस में होगा, पनिशमेंट में, रिस्पॉन्स मेड। तो द डिफरेंस इज रीइंफोर्समेंट इसमें। अब आता है हमारा एक्टिव अवॉइडेंस, ठीक है। अब एक्टिव अवॉइडेंस में क्या होता है आपका, एक्टिव अवॉइडेंस में क्या होगा, क्यू जो होगी आपकी यहाँ पे प्रेजेंट होगी, रीइंफोर्समेंट आपका यहाँ पे सेम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा, क्यू आपकी क्या होगी, प्रेजेंट होगी एक्टिव अवॉइडेंस में, क्योंकि हमें पता है डिस्क्रिमिनेशन में और एक्टिव अवॉइडेंस में क्यू हमारी प्रेजेंट होगी। रिस्पॉन्स यहाँ पर आपका बनेगा, क्योंकि सिर्फ पनिशमेंट में और ओमिशन में रिस्पांस विदहेल्ड होता है, यहाँ पर भी आपका क्या होगा, रिस्पांस मेड होगा। तो इसी तरह से अब हम लास्ट वन कर लेते हैं अपना, लास्ट हमारा आता है ओमिशन। तो ओमिशन में क्या होगा आपका, ओमिशन कहाँ गया हमारा, सेकंड वन, रिस्पांस विदहेल्ड होगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा, क्यू आपकी एब्सेंट होगी इसमें, ओमिशन, और रिस्पांस कैसा होगा, विदहेल्ड। बहुत आसानी से अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रिवॉर्ड आप देख सकते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपको कहाँ गिवन है, पॉजिटिव पॉजिटिव 3 जगह गिवन है, क्यू एब्सेंट आपको देखनी है, एंड द रिस्पांस मेड, क्यू एब्सेंट, रिस्पांस मेड एंड द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। सो द फोर्थ वन इज योर राइट ना, क्यू एब्सेंट, रिस्पांस मेड, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। हम देखते हैं स्केप ट्रेनिंग, स्केप ट्रेनिंग में आपकी रीइंफोर्समेंट कैसा होगा, नेगेटिव होगा, एंड क्यू एब्सेंट होगी एंड द रिस्पांस मेड, तो ये हो गया आपका सेकंड वन। तो हम जा किस पे रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन, फोर्थ एंड थर्ड सेम बैठ रहे हैं। एक्टिव अवॉइडेंस, रिस्पांस बनेगा, रिस्पांस मेड होगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा, और क्यू आपकी प्रेजेंट होगी। क्यू प्रेजेंट होने के सिर्फ हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ये रहा ऊपर वाला, तो द सेकंड वन इज योर क्यू प्रेजेंट, रिस्पांस मेड, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ओमिशन ट्रेनिंग, ओमिशन में रिस्पांस हेल्ड, वो आप बना हुआ है यहाँ पे, वो है आपका लास्ट वन। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वर्थ वन। तो आई विश के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। For arriving at classical conditioning paradigm, which of the following was used as independent variable, यहाँ पे भी आपको क्या बताना है कि independent variable कौन सा होगा जब आप arrive करें classical conditioning का paradigm। Magnitude of response, resistance to extinction, spontaneous recovery या फिर number of CS/US pairings। डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या पढ़ेंगे हम, ये सब चीजें पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी, एम्पलीट्यूड, सप्रेशन। वेरिएबल सिर्फ एक होगा, क्या है, नंबर ऑफ टेम्परेरीली कंटीन्यूअस CS/US पेयरिंग्स, जो आपका आंसर है। तो यही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। लॉज ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक, रिवाइज्ड, कौन सा लॉ था जो रिवाइज हुआ था थॉर्नडाइक का, वो था हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट, जो रिवीजन में आया था। In measurement, which of the following types of intelligence an optimal age level is considered pertinent? Pertinent का मतलब होता है suitable, जो कि appropriate होता है। कौन सा टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जिसके अंदर ऑप्टिमल एज लेवल जो होता है वो सुटेबल होता है, अप्रोप्रिएट होता है। एज लेवल की बात हम करते हैं तो वो किस में आता है, आपका कॉग्निटिव इंटेलिजेंस में। ना वो कल्चरल में आता है, ना वो स्पिरिचुअल में आता है, ना ही वो इमोशनल इंटेलिजेंस में आता है। है हमारा, हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप फैक्टर्स इन इंटेलिजेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि बच्चे इस क्वेश्चन में काफी कंफ्यूज हुए थे। किसने एक कंसेप्ट डेवलप किया था ग्रुप फैक्टर्स का इंटेलिजेंस में, बर्ट ने, स्पीरमैन ने, थर्स्टन ने, या फिर गिलफोर्ड ने। देखिए, चार्ल्स स्पीरमैन ने प्रपोज की थी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, जिसमें इन्होंने दो फैक्टर्स की बात की थी, एक होता है आपका जी फैक्टर एंड द नेक्स्ट वन इज एस फैक्टर। जी फैक्टर को हमने कॉमन एबिलिटी के लिए कहा गया था, एस फैक्टर को स्पेसिफिक एबिलिटी के लिए कहा गया था। बर्ट ने यूज किया था चार्ल्स स्पीरमैन का मॉडल ऑफ जनरल इंटेलिजेंस टू एनालाइज हिज डाटा ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, किसमें, एक बैटरी टेस्ट में। 1909 में बर्ड ने पब्लिश किया था एक्सपेरिमेंटल टेस्ट जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर, जिसके उसने अंदर फैक्टर एनालिसिस का यूज किया था, किस चीज को डिफाइन करने के लिए, कितने तरह के फैक्टर्स होते हैं इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बेसिस पे। तो बर्ड की जो थ्योरी थी, जिसने उसके अंदर यूज किया था कंसेप्ट जनरल ग्रुप और कॉमन फैक्टर्स की बात उसने की थी बर्ड ने, ग्रुप फैक्टर्स की और कॉमन फैक्टर्स की। तो इसलिए जो कंसेप्ट था ग्रुप फैक्टर्स का, वो किसने दिया था, बर्ड ने दिया था। बर्ड ने किसका मॉडल यूज किया था, चार्ल्स स्पीरमैन का। तो बर्ड डेवलप द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप फैक्टर्स इन इंटेलिजेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा, गाइडेंस एंड काउंसलिंग से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपके लिए आंसर्स देना बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर हम गाइडेंस के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो गाइडेंस होती है पर्सनल हेल्प होती है, बिल्कुल ठीक बात है, आप इंडिविजुअल की हेल्प करने के लिए उसको गाइड करते हो, उसको गाइडेंस प्रोवाइड करते हो। गाइडेंस लीड्स टू सेल्फ रेगुलेशन, बिल्कुल ठीक बात है, गाइडेंस कहीं ना कहीं सेल्फ रेगुलेट करने में बच्चे को हेल्प करता है। गाइडेंस फोकस ऑन प्रॉब्लम्स रेदर देन ऑन इंडिविजुअल, गाइडेंस से सिर्फ आप प्रॉब्लम पे फोकस कर सकते हैं, बच्चे पे फोकस नहीं करते, ये बात गलत है। प्रॉब्लम किसकी है? प्रॉब्लम इंडिविजुअल की है, आप इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए उसको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपका जो थर्ड पॉइंट है वो आपका गलत हो जाता है। गाइडेंस कंसिडर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज अ बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट, गाइडेंस कंसिडर करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज अ बेसिक, मतलब वो ये सब चीजें जानते हुए कि हम जानते हैं कि हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चों के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, उस चीजों को देखते हुए बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप स्टार्टिंग से इस अप्रोच को लेके चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। गाइडेंस सर्विस कैन बी ऑर्गेनाइज्ड विद वेरियस टाइम लैग्स, अगर आपने अलग अलग टाइम पे गाइडेंस दी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, गाइडेंस कंटिन्यूस देनी पड़ती है बच्चों को, जहां बच्चों को जरूरत है, जहां बच्चे ऐसा उसकी स्ट्रेंथ को उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको गाइडेंस देनी पड़ती है। अगर आपने एक गाइडेंस आपकी और एक गाइडेंस आप 3 महीने बाद देंगे तो उसकी कोई वैल्यू